युवा ही ग्राम में हरित क्रांति ला सकता है। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम संकल्पना को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। हमारे गांव की हर गली हर घर स्वच्छ कैसे हो, हरियाली से आच्छादित हमारे खेत खलियान और हमारे घर फूलों की खुशबू से महके, छायादार वृक्ष के विकसित होने से पर्यावरण का संरक्षण हो और अकाल के विभीषिका की छाया हमारी धरा पर ना पड़े। संकल्पना को लेकर साकार करने के लिए हम सभी युवाओं को एक होना होगा। ये बात शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं के बीच हुई। विचार मंथन से निकली पंचायत सभागार में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सुबह से लेकर दोपहर तक स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम की संकल्पना को साकार करने के लिए विचार मंथन हुआ। यहाँ स्वच्छता और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व ने भी हरे भरे गांव स्वच्छ गांव पर अपनी बात रखी। स्वच्छता और हरियाली से निरोगी जीवन के अटूट संबंध के बारे में भी चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रचार प्रसार के कार्य जुड़े अपने विचार व्यक्त किए। खेल, स्वच्छता और हरियाली के त्रिकोणीय फायदों से जुड़ी बात सरकारी क्षेत्र में खेल से जुड़े अधिकारी ने कही। स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम की संकल्पना को लेकर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता जिला खेल अधिकारी भवनराम सियाग ने की। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी सुरमई शर्मा ने विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के मास्टर ट्रेनर सहदेव चौधरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉफ्ट पिट व रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर अपना व्याख्यान दिया। पंचायत समिति सभागार में नेहरू युवा केंद्र नागौर द्वारा स्वच्छ गांव हरित ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में नागौर जिले के विभिन्न पंचायत समितियों से युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हर्षुल पटेल, भूमिक, सुशील, अशोक आदि का विशेष सहयोग रहा। दूसरी वर्दी होती है अपने स्किल में, यानी आपका जो कौशल है, आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उस क्षेत्र में जब काम करते हो तो आपके कौशल विकास भी होता है। एक होता है सुनकर और देखकर कोई चीज का हम क्या करते हैं, काम करते हैं। एक हम क्या करते हैं, देख लिया और सुन लिया, उसके बाद में करके काम करते हैं, यानी अपने हाथ से काम करते हैं, तो उसका अनुभव आपका एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं बढ़ता? तो ये चीजें होती है कि कौशल तभी बढ़ता है जब अपने हाथ से या अपने देखकर या हम उससे हाथ से अलग व्यक्ति को कुछ न कुछ करवाते हैं। जैसे आप कोई आयोजन कर रहे हो, ये ग्रीन विलेज पे अपने क्लीन विलेज पे आयोजन कर रहे हो, कोई आप गांव में जो मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आपको करते हो कि रिड्यूस करना चाहिए। तो रिड्यूस करना चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को उस चीज में डालना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, जब भी बाहर जाएंगे तो हम खुद थैला लेकर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वहीं से आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो आइडियोलॉजी है और आपका जो अनुभव है वो वहीं पर, और इसके साथ जो आपकी स्किल बड़ी है वो वहीं पर दिखने लग जाएगी और आपका लोग अनुसरण करेंगे। एक कहने और उसके साथ में आप खुद करके करते हो तो उससे क्या होगा कि दूर से ऑटोमेटिक उस चीज को अनुसरण जरूर करेंगे। तीसरी बात है नॉलेज। नॉलेज हमेशा क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि। ये जब ओरिएंटेशन होते हैं ऐसे, इन ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें सीखने को मिलता है। यानी आपके ज्ञान तो आपके पास है, ऐसी नहीं है ज्ञान की कमी है। ज्ञान तो आजकल देखो ये व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उसमें ज्ञान का भंडार है, पर जब हम उस चीज का फोकस करते हैं, यानी स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज, जो ज्ञान पर अपने बात करते हैं, तो ज्ञान में वृद्धि तब होती है जब हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अगर ग्रुप डिस्कशन होता है या अपने यहाँ पर वर्कशॉप होती है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा की बात हम रखते हैं और अपन बात करते हैं, उसका डिस्कस निकलता है, तो जो मंथन निकलता है, जो लास्ट में उसका सार निकलता है, उससे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का और भी बेहतरीन तरीका जो ये बेहतरीन अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कुछ न कुछ वहां से सार निकाल सकते हैं।
तो ये जो अपने प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो स्वच्छ गांव है, स्वच्छ जो आपका जिला है या स्वच्छ जो भी आपके वार्ड है, उसको बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर काम करना पड़ेगा। जैसे आप वॉलंटियर हैं तो हमें ग्रास रूट पर जब काम करने की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, SWM और LWM दोनों पर काम करेंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर, दोनों पे काम करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, आज के दौर में मैं मानता हूं कि सबसे मस्ट, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हमने काम करना शुरू किया ग्रास रूट पर और उसके साथ में आपने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले सॉलिड पर काम करेंगे, तब लिक्विड वाला वेस्ट मैनेजमेंट बेहतरीन होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक उदाहरण से आप समझेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो कचरा हम मानते हैं वो कचरा कंचन के रूप में हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि हमारे सर पे बाल है, अगर सर पे जो बाल है वो यहां पर रहते हैं तो क्या होता है कि भाई अपने ये जो फेस है, ये जो अपना चेहरा है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और यही बाल जैसे हाथ, ये जैसे हाथ में आया अभी जड़ के, ये खाने में जाए, खाने में चला जाए तो खाने में चले जाने के बाद में अपने को क्या लगता है, अपने को घिन आती है ना, घिन आती है और अपने को ये लगता है कि कहां पर आ गए, यहां पर कहा, तब तक अपने फेस को, अपने लुक को जो अच्छा मतलब खूबसूरत बनाता है। महिलाएं मातृशक्ति बैठी है यहाँ पर, अपने बाल जब मतलब कंघी करते हैं उस समय बालों को क्या करते हैं, अपन बालों को कंघी में जो बाल आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके फिर बाद में क्या करते हैं, उनको एक डब्बे में डालते हैं और वापस क्या करते हैं, उनका सेल करते हैं। तो ये है तो कचरा ही, तो यहां पर था तो सुंदर दिख रहा है और इसका सेल किया तो वापस यही अगर डस्टबिन में डाल दिया और उसको कचरे में मिला दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। और वही अगर अपने अलग डब्बे में रख के उसको सेल किया तो ये कचरा है या कंचन है। एक सिंपल सा उदाहरण, हर चीज की वैल्यू है। प्रकृति ने जब बनाया है, जब प्रकृति की जो यहां पर भगवान ने जब इस प्रकृति को जब निर्माण किया है तो उस समय हर चीज का रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल उसने ऑटोमेटिक जनरेट किया। पर जब मानव ने कोई चीज बनाई है उसका उसने ज्यादा फोकस नहीं किया। भगवान ने देख लो, पेड़ पौधे बढ़ाए, भगवान ने पेड़ पौधों की पत्तियां हो रही है नहीं हो रही है, बायोडिग्रेडेबल होती है नहीं होती, ऑटोमेटिक हो जाती, किसी को करने की जरूरत ही नहीं। कोई भी ऐसी प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीज आप देख लो, उसका समाधान प्रकृति में है। और मानव की बनाई हुई चीज, जैसे अपन बात करते हैं कि कैरी बैग का, कैरी बैग मानव की निर्मित है, कोई भगवान नहीं बनी, पर कैरी बैग का उसका निस्तारण क्या सोचा, क्या मतलब जब बनाया उस समय उस चीज का सोचा तो था, पर उसका ग्रास रूट पर या उसकी जो काम में आने के बाद में क्या उसका वापस क्या किया जाए, उसकी आइडियोलॉजी या उसकी जो दृष्टिकोण है वो इस मतलब क्षेत्र में जो अपने काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जन जागरूकता समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने हर जगह काम करते हैं, तो उनको इस प्रकार से बताओ कि उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब उसकी वैल्यू पता होगी कोई चीज की, तब उसका समाधान ढूंढेंगे लोग। अब आप, मैंने बालों के उदाहरण दिया, वैसे ही कचरे का, हर कचरे का जो भी प्लास्टिक है, चाहे आपके लकड़ी है, चाहे कागज है, चाहे कोई भी चीज है, उसकी वैल्यू उसको जब पता चलेगी तो ऑटोमेटिकली वो कचरा फेंकेगा नहीं। क्या कचरा फेंकेगा नहीं। हमारे घर में देखो, आप अपने घर में देखो, डस्टबिन रख रहे हो, नहीं रख रहे, रख रहे, रख रहे, चलो अच्छी बात, कितने रख रहे, एक बाल्टी, एक बाल्टी। हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, स्वच्छ भारत मिशन जब प्रोग्राम चल रहा है
ये अभी भी चल रहा है, बहुत पुराना ये इतिहास है, इसका स्वच्छता का कोई नया इतिहास नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। पर जब ये 2014 में ये एक जन क्रांति के रूप में आया, 2014 से लेकर जब 19 तक जो काम हुआ उसमें आप देखो, मैं आपको एक उदाहरण दूं, हर घर में आज टॉयलेट है। टॉयलेट कहने की जरूरत नहीं है कि टॉयलेट है या नहीं, टॉयलेट है। हर घर में टॉयलेट के अंदर चप्पल अलग है। पहले क्या थी, क्या पहले एक ही, जो मैं वहां उधर आ जाता हूं थोड़ा सा आपके मतलब सही रहेगा, क्योंकि वहां से आपको कुछ मतलब बोल रहा हूं तो फेस भी दिखना जरूरी है मुझे लग रहा है। जब अपन ने टॉयलेट पे काम करना शुरू किया तो हमने वह केवल कंस्ट्रक्शन या कोई लोगों के बीच में यही थी जाना, ये केवल बनाने की बात है। और जिन्होंने पहले बना लिया, एजुकेशन ज्यादा थी या जिन्होंने बना लिया वो तो यूज कर रहे थे, पर उसका रेशियो बहुत ही कम था 2014 से पहले। तो जब रेशियो निकाला गया तो 20 या 25% रेशियो 2014 से पहले था, आज 100% है। और किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि जो शौचालय है उसमें चप्पल अलग रखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और पहले क्या था, वही चप्पल किचन तक जाती थी, वही चप्पल आपके वहां जहां पर लोग खुले में शौच जाते थे वहां तक जाती थी नहीं जाती। तो उसको अपने कहते पे चप्पल अलग रखो तो नहीं रखते थे लोग। या आज ऑटोमेटिक ही उनका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो गया। क्या हुआ, ये एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के कारण हुआ, आईसी के कारण हुआ। ये भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में जब हम ग्रास रूट पर काम करते हैं, ये भी क्या आईसी के अंतर्गत आते हैं। आईसी यानी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। अब काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। किसके साथ कोऑर्डिनेशन करके करते हैं वो अपना नजरिया। जो मेरा मानना यह है कि किसी को कहा नहीं कि आप शौचालय में चप्पल अलग रखो, पर ऑटोमेटिक जब टॉयलेट बना तो किचन की अलग हो गई, रसोई की अलग होगी, सबका सेपरेट सिस्टम हो गया। किसी ने नहीं बताया। अब ये कचरे पर जब उनको ये पता होगा, ये आईसी के माध्यम से या नेहरू युवा केंद्र जो अपने प्लेटफॉर्म मिला है, इसके माध्यम से हम सब वॉलेंटियर अगर काम करें तो मेरा मानना है कि हमको केवल आईसी करनी है। और आईसी किसकी करनी है कि कोई भी चीज की वैल्यू उनको पता हो जाए। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है प्लास्टिक फेंको मत, प्लास्टिक को इकट्ठा करो, ये करो वो करो, नहीं करनी। मेरा मानना है हम सब का जहां पर भी हमने देखा इस चीज को निचोड़ निकाला है तो यही देखने में आया है कि जब उसकी वैल्यू पता हो जाएगी तो वहां पर ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, घर में रखना शुरू कर देंगे और उसका सिस्टम फॉलो करना शुरू कर देंगे। मैं आपको उदाहरण दूंगा, हमारे अभी घर में क्या है, एक डब्बा। हम क्या करते हैं, एक ही डब्बे के अंदर अपना जो भी वेस्ट आता है, जैसे ये डब्बा मान लीजिए ये डस्टबिन, जो भी कूड़ा निकला, झाड़ू निकला सुबह सुबह, झाड़ू निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, जैसे आप सिटी के हैं या मान लो आपके कस्बा है या आपके जो कोई भी आपका जो भी नगर पालिका है, नगर पालिका में गाड़ियां चलती है, तो वो क्या करते हैं, डब्बे को उस गाड़ी के अंदर डाल देते। केवल ये करने से काम नहीं हो पाए। मेरा मानना है कि केवल यहां तक अगर सीमित रहे तो जो अपने गाजीपुर का पहाड़ देखा किसी ने दिल्ली में, वो मानव ने बनाया। किसने बनाया, कोई भगवान ने नहीं बनाया। वो गाजीपुर का पहाड़ जो है कचरे का, ऐसे हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे पे, हर जो आपके बड़े बड़े कस्बे हैं या नगर पालिकाएं हैं, बड़ा गांव है, वहां पर उतना बड़ा नहीं होगा तो छोटा छोटा तो पहाड़ बन ही है। कौन कर रहा है कचरा पैदा करने वाला कौन है, मानव। पैदा करने वाले हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो हम ही लोगों को क्या करना है, उसका समाधान करना पड़ेगा। तो हम ही लोगों को उसके पर काम करने की जरूरत है। यानी मैं ये नहीं कहता कि कोई भी चीज है वो अकेला कर सकता है, पर अकेला कहता ना स्वयं को बदलेंगे तो जग अपने आप बदल जाएगा। किसी को कहने में और करने में, जब करके आप काम
किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने खुद ही, हम सब जैसे अभी मैं गिनती करता हूं, आप बोलेंगे नंबर ही, मैं बता दूं आपने अपने घर से कैसे करेंगे। आप बताओ 1 नंबर, 2, 3 बोलो, 4, एक गिनती बोलो, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27। तो इतने लोग हैं, सब भी हैं 28, इतने लोग हैं। हम सब इतने जितने यहां पर इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल में उपस्थित हैं, 28 घर भी अगर उस सिस्टम को फॉलो करने लगे तो पड़ोसी करेगा, आपका दोस्त करेगा, आपके मेहमान करेंगे, घर में आएंगे, वो फॉलो करना शुरू कर देंगे। सिंपल सा, कुछ ज्यादा बाताबाती करने की जरूरत नहीं, और उससे इनकम भी जनरेट हो जाएगी। वो कहेगा आपका कचरा कहां जा रहा है, मेरा कचरा कंचन बन रहा है, पैसा आ रहा है। कोई भी पूछेगा ना आपको, अभी तो क्या कचरा है, कचरा वहां नहीं है साहब, कचरा यहां है। कहां है? यहां इसका समाधान आपने कर लिया तो आपको कचरे का कहीं पर भी बाहर दिखेगा नहीं। आप बताओगे ये कैसे होगा पॉसिबल? क्या साहब आपने तो सीधा सीधा बोल दिया कि हम मूर्ख हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज की बात है। हम मूर्ख नहीं है, पर हमारा अभी तो कि वो जो नॉलेज है उसमें वृद्धि नहीं हुई। दृष्टिकोण गलत है। हमारे जो वो कहने ना स्किल, वो स्किल आई नहीं है हमारे। जो बॉडी लैंग्वेज में जब वो चीज आ जाएगी, या आपके जो भी प्लेटफॉर्म पर अपन काम कर रहे हैं वहां तक आ जाएगी, तब क्या होगा, उसका समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको मैं बताऊं कैसे। ये अपने जो फोल्डर दिए उपयोगी चीज है, हर चीज की वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है। आपके पास है ये फोल्डर है, कागज डालना है आपने भी। मान लीजिए मैं इसमें से ये नोटपैड है, नोटपैड है, इस नोटपैड पे मैंने अभी खाली नोटपैड है, इस पर मैंने कुछ भी लिख दिया। अब आपके आज तो क्या हो गया, बहुत अच्छा, ये नोटपैड भर गई, या ये कागज आपके मतलब गलत सलत भर दिया आपने, तो आप क्या करोगे, इसको फाड़ोगे और क्या करोगे, डस्टबिन में डालोगे, डस्टबिन बना लोगे। ये जैसे मान लो फोल्डर है, ये आपके बाजार में जाते हैं तो बाजार में से थैलियां लेके आते हैं, तो सारी की सारी जिस समय लेके आते हैं उस समय बहुत ही उपयोगी है। और एक समय ऐसा होता है, मैंने जैसे बताया यहां तक तो है, तक तो बहुत सुंदर है, और यहां से खाने में आया तो गलत है, और वो कचरे में गया तो वो गलत हो गया। तो कचरे का यही है, कोई भी किसी भी चीज की वैल्यू तब तक अच्छी है जब तक वो नियत स्थान पर है, और नियत स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर वो चला गया तो लोगों का दृष्टिकोण हो गया कि वो अगर कचरे का ढेर भी है ना तो उधर से निकलेंगे। होता नहीं होता। तो मैं जैसे आपको अवगत करवा रहा हूं, जानकारी साझा कर रहा हूं कि ये जो आपको क्या करना है, एक डस्टबिन रखने से काम नहीं चलेगा। कचरे में जैसे ये डाल दिया, कागज डाल दिया, पॉलीथीन डाल दी, या आपने जो भी मिट्टी आई मिट्टी डाल दी, वो क्या हो गया। अब मैं बोलूं साहब ये कचरा डस्टबिन में लेके आता हूं, ये घर का डस्टबिन है, मान लो ये अपने ऑफिस का डस्टबिन है, ये लेके आता हूं, अपने घर में डस्टबिन है ना, ये लेके आता हूं, और इनको कहूंगा साहब इसको अलग अलग करो। घर का आपका खुद का कचरा है, खुद का कचरा है, और मैं आपको कहूं अलग करो साहब, खुद का ही कचरा मान लो ये आपके घर का डस्टबिन है, तो आप अलग कर दोगे क्या साहब, ये थैली अलग छांटो, कागज अलग छांटो, और आपको मिट्टी अलग छांटो। खुद नहीं आपने रोजाना भरा इसको भरा, और अब मैं शाम को बोलूं कि साहब इसको अलग अलग, कोई कह सकता है? नहीं कर सकते। खुद का कचरा, पैदा किया हुआ कचरा हम अलग नहीं कर सकते। कारण क्या है?
कारण क्या है? कारण यह है कि एक तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो कचरे के प्रति क्या है, तो हमें बाद में अलग नहीं करना। जब कचरा पैदा करते हैं उसी समय हमें अलग अलग करना। पैदा हम कर रहे हैं ना कचरे को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग घर में डस्टबिन रखने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डस्टबिन रखने पड़ेंगे, एक डस्टबिन से काम नहीं होगा। मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, अलग अलग डस्टबिन रखने हैं। तो डस्टबिन में कौन कौन से डब्बे रखे जिससे अपना काम अच्छा हो जाए। किचन का एक डस्टबिन अलग रखो, जो ग्रीन, हाँ गीला के लिए, गीला के लिए जो आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा बताया, इनके लिए जोरदार ताली साहब। तो नाम आपका कुलदीप जी। कुलदीप जी ने चीज को हाथों हाथ ही उसका शॉर्ट आउट कर दिया कि हमें क्या करना है, किचन के लिए, गीले के लिए अलग डस्टबिन रखना। आपके ध्यान में है कि सारी चीजें अखबार में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में, या न्यूज चैनल पे, या हर जगह सोशल मीडिया पर, या हर जगह आपके जहां भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पर ये चीजें है, पर करते नहीं है। क्या करते नहीं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, करते नहीं। मैंने बोला ना 28 जने की शुरुआत करते, यहाँ पर हम उपस्थित है, मान लो 30 जने शुरू, 50 शुरुआत करते अपने घर में। अब क्या करना था, किचन का डस्टबिन अलग रख लिया, जो बाकी प्लास्टिक जो भी कूड़ा है वो अलग डब्बे में रख दिया। ये ग्रीन कलर का हो गया, ये नीला कलर का हो गया। एक हैजार्डेड जो आपके हानिकारक कूड़ा है, हानिकारक कूड़ा अगर इस कूड़े में या गीले कूड़े में मिल जाए तो मैं कह दूं आपको, ये आपको ध्यान में होगा कि सबसे ज्यादा हानिकारक कूड़ा इस कूड़े को और उस कूड़े को नुकसान करता है। हानिकारक कूड़े में क्या क्या बताओ आप? तो इन्होंने कुलदीप जी बताया प्लास्टिक हानिकारक में नहीं है साहब। मैं आपको थोड़ा इसके लिए और बताता हूं, जो आपके नॉलेज में है उसमें वो और डाल देता हूं। हानिकारक में जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, वो हानिकारक कूड़े में। किसमें? बायोमेडिकल वेस्ट। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। लाल डब्बे में हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए जो बायोमेडिकल वेस्ट है। एक तो आपके जो घर में ट्रीटमेंट होता है, या जहां पर भी अपन दवाई लेके आते हैं, ट्रीटमेंट होने के बाद में जो बचती है, या उसका जो देखो मैं आपको अवगत करवा देता हूं, नीडल्स, या आपके खाली बोतल दवाई की, या डायपर, या सैनिटरी पैड। एक उदाहरण के तौर में बताता हूं आपको। हम एक हरियाणा में प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें आपके देख रहे थे, हमने 2 वार्ड को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया था। मैं उसकी कहानी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्यों बताना चाहूंगा? क्योंकि इससे आपको पता हो जाएगा क्या चीज है ये। बायोमेडिकल वेस्ट क्या करते हैं कि कचरे में उसको जो सैनिटरी पैड यूज करते हैं या डायपर यूज करते हैं, वो ब्लैक पॉलीथीन होती है ना, उस ब्लैक पॉलीथीन में वो डायपर डाल के और जो सैनिटरी पैड है, जो भी चीजें हैं वो डाल के उसमें क्या करते हैं, उस कचरे में एक ही पूरे जो भी डब्बा होता है उस डब्बे में डालकर, या जो गीला कूड़ा जो भी कूड़ा है वो मिलाकर उसमें डाल देते हैं। अब क्या होता है, जहां कूड़ा गीला भी है, सूखा भी है, डायपर भी है, सैनिटरी पैड भी है, वहां पर गाय जाएगी। गाय तो हर जगह घूमती है, गाय माता मानते हैं हम, धार्मिक संस्कार हम बहुत इसकी इज्जत करते हैं। पर गाय जाएगी तो वो केले का छिलका भी खाएगी, प्लास्टिक भी खाएगी, और जो सैनिटरी पैड है, जब बरसात का समय आएगा उस पर हरे हरे श्वाल जो आते हैं, वो कहते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं काय के रूप में, वो सेवाल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सेवाल क्या करेंगे, उसको लगेगा ये घास, और वो निकल क्या करेगी, वही दूहेंगे और वही वापिस अपन दूध उसका खाएंगे। तो जो हानिकारक जो कूड़ा था उसके अंदर मिला,
वो उस गाय के लिए एक दिन वो कैंसर का रूप धारण किया। गायों में चाहे प्लास्टिक हो चाहे वो जो हानिकारक कूड़ा हो, सबसे ज्यादा नुकसान ही वही कर रहा है। अब चलो गाय की बात आ गई, हमारे अंदर भी ये जो चर्म रोग आजकल हो रहे हैं ना, चर्म रोग सबसे ज्यादा आज देख लो कोई भी चीज में सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन वाली चीजें आ रही। क्यों आ रही है सब? इसका सीधा सा मैं आपको बता दूं, सीधा सा है जो अपन ये काम लेते हैं ना, दोने पतल किसकी लेते हैं? कागज की तो कम नहीं हो गई साहब, प्लास्टिक की ये ज्यादा हो गई उसकी। नहीं नहीं ये आते हैं सर दोने थर्माकोल की ज्यादा हो गई प्रचलन साहब। थर्माकोल का क्या है, जब गर्म चीजें उसमें डालते हैं तो थर्माकोल पिघलता है, और ये जो कागज का दिखता तो है पर उसके अंदर मोम भी होती है, वो अपने जो डिस्पोजल होते हैं ना, चाय पी के फेंकते हैं, उसके अंदर मोम भी होती है। थर्माकोल और जो ये मोम का है मिश्रण, वो क्या कहता है, धीरे धीरे पिघल के शरीर के अंदर जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, स्किन प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। थर्माकोल का कोई भी इसका वेस्ट का निस्तार नहीं होता है। थर्माकोल को हमें रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज कैसे करें? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि साहब आपके पास मोबाइल है, एप्पल का है या जो भी नोकिया का है या जो भी सैमसंग का है, क्या होता है साहब, मोबाइल तो जेब में डाल दिया, बाजार में जाते हैं, एक पावर भर का मोबाइल रखते हैं, पावर भर का रखते हैं पावर बैंक। क्या हो रहा है, एक गाड़ी जरूर आती है, सेपरेट व्यवस्था अभी तक नहीं है। कारण क्या है, आईईसी नहीं हुई है, या उनके अंदर वो जो स्किल और जो उनका दृष्टिकोण, जो उनकी ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे घर से शुरुआत करेंगे। तो हो सकता है आप शहर में बसते हो सकता है आप गांव में बसते हो, तो दोनों जगह ही हो गया, अपने आस पड़ोस में हो गया। तो अलग से अगर सेग्रीगेशन हो गया, इस सेग्रीगेशन जो हो रहा है वो पार्टीशन व्हीकल्स जो आएंगे, उस व्हीकल में भी अलग अलग पार्टीशन होगा, गीले का अलग होगा, सूखे का अलग होगा और हानिकारक का अलग होगा। फिर बाद में जहां पर वो जाएगा कहां पर, इसका भी ट्रीटमेंट है। जैसे जहां अपने अस्पताल में जाते हैं ना, तो अस्पताल में जाते हैं तो क्या होता है साहब, डॉक्टर साहब देखते हैं क्या क्या बीमारी है, तो कचरे का भी बीमारी का पता लगाएंगे कि इसका समाधान कैसे होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक मैंने देखा साहब, एक व्यक्ति ने गार्गोलॉजिस्ट नाम दे दिया आपने, जैसे होता है ना गायनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन्होंने अपने एक बनाया और उन्होंने नाम दिया अपने जो आरआरसी थी, वो जो रिकवरी रिसोर्स सेंटर था, उस सेंटर का नाम दे दिया गार्बेज क्लिनिक। यानी जो गार्बेज का समाधान करता हो, गार्बेज क्लिनिक बना दिया। क्या बना दिया, स्टार्टअप शुरू कर दिया, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। और लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने एक एम्बुलेंस शुरू कर दी, एम्बुलेंस का नाम भी दे दिया कि गार्बेज एम्बुलेंस। क्या करेगा, गार्बेज इकट्ठा करेगा सेग्रीगेशन वाला, और अपने वहां पर गार्बेज जो क्लिनिक है उसमें लाकर उसको क्या करेगा साहब, अलग अलग छटनी करके उसकी इनकम पैदा करके उसको ऑप्शन कर देगा, रीसेल कर देगा। ऐसे स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। इस कचरे में साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक स्टार्टअप से, इस कचरे के स्टार्टअप से बहुत बड़ी बड़ी पवन जी नायक नाम है उनका, उनकी एक संस्था है सब, जिन्होंने बड़े बड़े शहरों को इस प्रकार का मॉडल दे दिया और वहां पर गार्बेज क्लिनिक की चला रहे हैं, जो आरआरसी रिकवरी रिसोर्स सेंटर बोलते हैं उसको, उन्होंने नाम अलग दे दिए। ब्रांडिंग होनी जरूरी है साहब, बिना ब्रांडिंग के आजकल के लोग पूछते नहीं है। कोई भी चीज होती है ना आजकल
ब्रांड के नाम से लोग पूछते हैं कि कौन सा ब्रांड है सर, तो उन्होंने नाम दे दिया कि देखो साहब गायनोलॉजिस्ट होता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर का नाम है अलग अलग, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया। डॉक्टर साहब कौन से साहब, पवन जी, कि जो गार्बेज का समाधान करते हैं। गार्बेज जो कचरे है ना, हमें बोलेंगे कचरे वाले हैं साहब, तो क्या होता है, क्या, हाँ, तो आप भी एक स्टार्टअप शुरू करो। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपने अगर स्टार्टअप शुरू कर दिया तो आपका नाम तो हो गया ही होगा साहब, उसके साथ में अपने जिले का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का भी। आपके पास आइडियाज बहुत है, उन आइडियाज को धरातल पर उतारने की जरूरत है। एक ऐसे भी आज का देखो ऐप का जमाना है, ऐसा ऐप भी डाउनलोड कर लो कि साहब कोई कोई होता है कि भाई सोशल मीडिया के जमाने में और सॉफ्टवेयर के जमाने में अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं। ओला उबेर क्या है, ओला उबेर कोई जानता था कि पहले, आजकल हर कोई व्यक्ति जानता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। एक ओयो आया, ओयो क्या है, ये भी एक ऐप के माध्यम से शुरू हुआ। क्या है चीजें, एक स्टार्टअप है जिन्होंने क्या कर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया और उस प्लेटफॉर्म को हर जगह उनकी मार्केटिंग हो गई और हर जगह इसको लोग जानने लगे। कुछ भी नहीं है, लोगों का सब समूह बना लिया। तो आप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नरेंद्र के अंदर, उसके बाद में आप वॉलेंटियर 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, 5 साल रहोगे, आपकी जो सेवाएं हैं वो आपकी बेहतरीन रही और आपने अगर स्टार्टअप शुरू कर दिया तो आपका नाम सुनहरे अक्षरों में उद्गत हो गई होगा। जिस प्लेटफॉर्म को आपने यूज लिया, प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हुए हो, अपने पैरों पर खड़े हुए हो, उसका नाम गौरवान्वित होगा कि हमारे वॉलेंटियर यहां तक पहुंचे। चलो साहब वहां तक अगर नहीं जाए तो अपने घर से शुरुआत करो। कैसे करो, घर से आपने क्या करो, गीले कूड़े की खाद बनाओ। कैसे बनाओगे, एक गड्ढा नहीं खोदना। नाड़े विधि आपने सुनी, नाड़े विधि, नाड़े विधि में क्या होता है, वो हनी कॉम्प होता है, यानी छेद होते हैं, खेड़ी बनाते, पानी की खेड़ी, उस खेड़ी जैसी संरचना होती है आयताकार, उसमें छोटे छोटे ईंटों से मतलब बीच में छेद रखे जाते हैं, ईंटों की जो चुने होती है उसमें छेद रखे जाते हैं और घर का जो भी कूड़ा आता है वो क्या करते हैं, उस कूड़े को अपन वो बनाए उसमें डालते हैं। ठीक है, जैसे उसमें मतलब घर में पशु रखते हैं तो पशुओं का कूड़ा भी उसमें जाएगा, घर का जो किचन का वेस्ट है उसको भी उसमें जाएगा और साथ में आपके जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं वो भी उसमें जाएगी। गोबर गैस अलग चीज है, गोबर गैस का सिस्टम अलग है। गोबर गैस का ये है कि वो केवल गोबर को ही उसमें डालते हैं। ये चीज ये है कि उसमें खाद बनेगी। क्या बनेगी, गोबर गैस में क्या होता है, गैस बनती है, साथ में खाद भी बनती है, स्लेट निकलती है, पर उसमें केवल गोबर ही डालते हैं। हाँ जी सर, ये होते हैं अपने कंपोस्टिंग पिट बोल सकते हैं। नाडेप होता है कंपोस्टिंग पिट, जो एक होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए छोड़ जाते हैं, पर इसमें केंचुए नहीं छोड़ जाते। ये ऑटोमेटिक क्या होता है 45 से 90 दिनों में। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। आप क्या करो, इतना सा खोद दो, भले इतना सा बना लो, आप ये टेबल के आकार का भी बना लो, 4 फुट ले 4 बाई 2 का बना लो घर में। अगर यही नहीं कर पाते हो, मटका पुराना बड़ा, मटके के छेद कर दो चारों। मटका तो वही है, घर में बड़ा मटका लो, बड़े मटके से के अंदर छेद कर दो चारों में, ड्रिल से छेद करके वो जो अपने होती है ना रगड़े की मटके के, उस पर रख दो और नीचे एक बर्तन रख दो और उसमें क्या करो, आप मटके का जो छेद किया है उसमें रोजाना का रोजाना कूड़ा उसमें डाल दो। कैसे डालना है कि पुराना गोबर डालो,
उसके बाद में जो किचन का वेस्ट है वो डालो और उसके बाद में पत्तियां डालो। रोजाना के ऊपर से पत्तियां से ढकना है। अब जैसे वो भर गया एक दिन मटका, मान लो 30-40 दिनों में भर गया, तो उसको आप क्या करो, एक मटका ऐसे ही और बना लो। तब तक उसको 45 से 60 दिन तक उसको पड़े रहने दो। थोड़ा सा बीच में 7-8 दिनों के बीच में हिलाते रहो और एक दिन ऐसा होगा कि उसमें चाय के आकार की वो ऑटोमेटिक उसमें खाता जाएगा और बदबू भी नहीं देगी। उसका सिस्टम क्या है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जो स्लेट निकलेगी उसके अंदर, जो रोजाना का जो आप गृह किचन का जो कचरा डाल रहे हो, गीला कूड़ा डाल रहे हो, उस कूड़े की जो नीचे स्लेट निकलेगी, वो जो मतलब पतली जो पानी निकलेगा, उस पानी को अपने पेड़ पौधों में जो बगीचा लगाया हुआ है, मतलब एक भाग तो उसका लेना, 10वां हिस्सा लेना पानी का, वो आप डाल सकते हो पौधों। वो क्या है, एक होता है ना ग्रीन टी, ग्रीन टी के तरीके वो पौधों के लिए क्या है, वो वापिस जो स्लेट निकलती है वो उसके लिए ग्रीन टी है। उसका क्या करना है, आपको रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। पूरा पानी वो पौधों में डाल, 10वां भाग पानी और एक भाग उसका, जैसे 1 कप ले लो उसका पानी का, 10 कप ले लो पानी का, वो पानी जो स्लेट निकली उसका 1 कप और 10 ले लो और वो डालो पौधा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। और जो वो खाद बनेगी ना, उस खाद को अपन पेड़ पौधों में वापिस काम ले सकते हैं। और अगर ऐसा पेड़ पौधों में नहीं डालना चाहते हो, उसको बेचना चाहते हो, तो अपना ब्रांड लगाओ खुद का और ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, पाव की पैकिंग तैयार करो और उसको मार्केट में बड़े शहरों में, आज जो वो सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें लगाओ कि भाई जैविक खाद